कभी सोचा है कि आप बस में हो और एकदम से ब्रेक लगे तो आप आगे क्यों झुक जाते हैं? या फिर बस रुकी हो और अचानक चले तो पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? अजीब है ना? हमारे आसपास ये चीजें हिलती डुलती क्यों हैं? कैसे? क्या कोई कोई नियम है इसके पीछे? अरे बिल्कुल है। और ये नियम हमारी रोज की जिंदगी में हर वक्त काम कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कई बार। ये जो झटके हम महसूस करते हैं ना, ये असल में फिजिक्स के मतलब भौतिकी के कुछ बहुत ही बुनियादी पर जबरदस्त नियमों का नतीजा है। अच्छा, तो मतलब ये कोई राज नहीं बल्कि नियम है। हाँ, नियम जो बताते हैं कि बल यानी फोर्स और गति यानी मोशन, इनका आपस में क्या रिश्ता है। तो आज हम इन्हीं नियमों की दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास कुछ सवाल हैं और उनके जवाब भी, जो एक कहानी की तरह खुलेंगे। कैसे पुरानी सोच बदली और कैसे गैलीलियो और न्यूटन जैसे क्या कहते हैं कमाल के वैज्ञानिकों ने हमें गति के राज बताए। सही कहा, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये तो विचारों के विकास की कहानी है एक तरह से। हम देखेंगे कि कैसे वो पुरानी सोच थी कि आराम ही सब कुछ है, वो कैसे बदली और कैसे फिर बल, जड़त्व, संवेग, इन चीजों ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, तो आज का मकसद यही है, इन सवालों के जरिए समझना कि किसी चीज की प्राकृतिक अवस्था क्या होती है, ये बल आखिर है क्या भला, और ये करता क्या है। जड़त्व या इनर्शिया, इसका क्या मतलब है, कहाँ दिखता है रोज, और हाँ, न्यूटन के वो 3 मशहूर नियम, वो क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। सदियों तक माना जाता था कि किसी भी चीज की जो सबसे स्वाभाविक अवस्था है वो है आराम, रेस्ट। हाँ, अरस्तु के समय से यही सोच चली आ रही थी कि अगर कोई चीज हिल नहीं रही तो वो अपनी परफेक्ट स्टेट में है। मतलब चीजों को चलाते रहने के लिए लगातार धक्का या खिंचाव चाहिए, वरना वो रुक जाएंगी। बिल्कुल, यही लगता था कि वो अपनी प्राकृतिक आराम की अवस्था में लौट आएंगी। लेकिन फिर आए गैलीलियो गैलीली, इटली के वैज्ञानिक, जिन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि प्रयोग किए। गैलीलियो, हाँ सुना है उनके बारे में। उन्होंने वो कंचे और झुके हुए तलों वाले प्रयोग किए थे ना, इंक्लाइंड प्लेन्स। हाँ बिल्कुल, उनका एक दिमागी प्रयोग था, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट, जो बड़ा कमाल का था। सोचिए 2 ढलान हैं आमने सामने, आपने एक ढलान से एक कंचे को नीचे लुढ़काया तो वो दूसरी ढलान पर लगभग उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा, है ना, जहां से छोड़ा था। हाँ, थोड़ा कम शायद, घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से, पर हाँ लगभग उतना ही। सही। अब गैलीलियो ने सोचा, अगर हम दूसरी वाली ढलान का झुकाव कम करते जाएं धीरे धीरे, तो क्या होगा? तो कंचा और ज्यादा दूर तक जाएगा उसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। और अब सोचिए, अगर दूसरी ढलान को बिल्कुल सीधा कर दें, समतल, हॉरिजॉन्टल, और मान लीजिए कि कोई घर्षण भी नहीं है, एकदम चिकनी सतह, तब कंचा क्या करेगा? तब तो वो तो चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसे वो ऊंचाई तो कभी मिलेगी ही नहीं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है ना कमाल। यही से गैलीलियो ने ये नतीजा निकाला कि आराम ही प्राकृतिक अवस्था नहीं है। किसी वस्तु को अपनी गति बदलने के लिए, मतलब रुकने, तेज होने या दिशा बदलने के लिए एक बाहरी असंतुलित बल चाहिए, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। उसे एक समान गति में बनाए रखने के लिए बल नहीं चाहिए। ये तो अरस्तु की सोच से एकदम उल्टा हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था सोच में, एक क्रांतिकारी विचार। इसने सदियों पुरानी सोच को हिला दिया। और गैलीलियो सिर्फ यही नहीं रुके ना, कहते हैं उनकी पहली किताब थी द लिटिल बैलेंस। उसमें उन्होंने आर्किमिडीज के तरीके से घनत्व नापने के बारे में लिखा था। हाँ बिल्कुल, ला बैलेंचिता। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक तराजू से चीजों का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, पता लगा सकते हैं। ये दिखाता है कि उनका दिमाग कितना जिज्ञासु और वैज्ञानिक था। वो हर चीज को बारीकी से देख रहे थे, माप रहे थे। और फिर उन्होंने आसमान में भी देखा अपने टेलीस्कोप से। हाँ, और वहां भी धमाका किया। उन्होंने सबूत दिए कि ग्रह पृथ्वी के नहीं बल्कि सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसने तो मतलब हमें ब्रह्मांड के केंद्र से ही हटा दिया। बाप रे, मतलब गैलीलियो ने जमीन और आसमान दोनों जगह पुरानी सोच को हिला डाला। बिल्कुल, उनके यही प्रयोग और खोजें, इन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर बाद में आइजैक न्यूटन ने अपने गति के नियम बनाए, खासकर जड़त्व, इनर्शिया का सिद्धांत। अच्छा, तो आते हैं इस बल यानी फोर्स पर। ये है क्या आखिर? रोज तो हम रहते हैं धक्का देना, खींचना,
मारना। हाँ, आम भाषा में यही मतलब है। फिजिक्स में कहें तो बल एक ऐसा बाहरी असर है जो किसी वस्तु की आराम की अवस्था या एक सीधी लाइन में एक जैसी गति की अवस्था को बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है। और ये बल क्या क्या कर सकता है? मतलब रुकी चीज को चला सकता है, चलती को रोक सकता है। हाँ, रफ्तार बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। और आकार भी, जैसे आटे की लोई से रोटी बनाना, वो भी बल का असर है। बिल्कुल सही। बल वस्तु का वेग, वेलोसिटी, जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों आते हैं, उसे बदल सकता है या उसका आकार बदल सकता है। लेकिन हाँ, ये किसी चीज को गायब नहीं कर सकता, वो जादू हो जाएगा फिर। हाँ, वो तो है। अच्छा, ये भी सुना है कि बल दो तरह के होते हैं, संतुलित बैलेंस्ड और असंतुलित अनबैलेंस्ड। इनमें क्या फर्क है? देखिए, अगर किसी चीज पर कई बल लग रहे हों पर उनका कुल असर 0 हो तो वो संतुलित बल है। जैसे मेज पर किताब रखी है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, मेज ऊपर धकेल रही है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो नेट बल 0 है, किताब हिलेगी नहीं। ठीक है। और अगर किताब पहले से चल रही हो, एक ही रफ्तार से सीधी लाइन में, और तब उस पर संतुलित बल लगे तो भी वो वैसी ही चलती रहेगी, उसी रफ्तार, उसी दिशा में। बदलाव तभी आएगा जब बल असंतुलित हो। असंतुलित मतलब? जब नेट बल 0 न हो। हाँ, मतलब जब सारे बलों का कुल असर 0 न हो, कोई एक बल ज्यादा हो या उनकी दिशा ऐसी हो कि वो एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल न करें। यही असंतुलित बल है जो वस्तु की गति में बदलाव लाता है, उसे तेज करता है, धीमा करता है या उसकी दिशा बदलता है, जैसा गैलीलियो ने कहा था। और यहीं से न्यूटन का पहला नियम आता है, जिसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एकदम सही। न्यूटन ने गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाया और इससे अपने पहले नियम की शक्ल दी। नियम कहता है, हर वस्तु अपनी आराम की अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसे अपनी अवस्था बदलने पर मजबूर न कर दे। मतलब चीजें थोड़ी जिद्दी होती हैं, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहती हैं। रुकी हैं तो रुकी रहें, चल रही हैं तो चलती रहें, जब तक कोई बाहर से छेड़े नहीं। इसी जिद को जड़त्व कहते हैं। हाँ, बढ़िया कहा। हाँ, जड़त्व वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी गति की अवस्था में होने वाले किसी भी बदलाव का विरोध करती है, रेजिस्ट करती है। अरे हाँ, अब समझ आया। वो बस वाला उदाहरण, जब हम बस में खड़े हैं और बस अचानक चलती है तो हमारे पैर तो बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, पर शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहता है। हाँ। आराम की अवस्था में, इसलिए वो पीछे रह जाता है और हमें लगता है हम पीछे गिर रहे हैं। और वो दरी या कालीन वाला उदाहरण, डंडे से पीटने पर धूल बाहर क्यों निकलती है, ये भी जड़त्व है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। जब डंडा कालीन पर पड़ता है, कालीन अचानक हिल जाता है, गति में आ जाता है, लेकिन धूल के कण वो अपनी जगह पर ही रहना चाहते हैं। जड़त्व की वजह से वो हिलना नहीं चाहते। नतीजा, कालीन आगे बढ़ जाता है और धूल वहीं रह जाती है, मतलब नीचे गिर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि चीज का अपना अंदरूनी गुण है। बिल्कुल, ये वस्तु की अपनी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और किसी वस्तु में ये जिद या जड़त्व कितना ज्यादा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान, मास कितना है। अच्छा, मास पे निर्भर करता है, यानी जिसका मास ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा। एकदम। इसीलिए एक भारी भरकम ट्रेन को चलाना या रोकना एक साइकिल या एक छोटे से सिक्के के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। ट्रेन का जड़त्व बहुत बहुत ज्यादा है। इसी तरह एक पत्थर और उसी साइज की रबर की गेंद हो तो पत्थर का जड़त्व ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसे हिलाना मुश्किल होगा। समझ गया। तो द्रव्यमान ही जड़त्व का माप है। ठीक है, चलिए अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं, संवेग, मोमेंटम। ये क्या चीज है? संवेग को आप कह सकते हैं चलती हुई वस्तु की गति की मात्रा, मोशन कंटेंट। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि चीज कितनी तेज चल रही है, बल्कि इस पर भी कि उसका मास कितना है। गणित में संवेग p होता है वस्तु का द्रव्यमान m गुणा उसका वेग v। p बराबर mv। P बराबर mv। और इसका SI मात्रक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, kgm/s1। पर यह संवेग जानना जरूरी क्यों है? इसका क्या फायदा? क्योंकि किसी चलती हुई चीज का असर, इम्पैक्ट,
समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। सोचिए, सड़क पर एक ट्रक खड़ा है, कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर वही भारी ट्रक बहुत धीरे भी चल रहा हो, मान लीजिए सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो भी उससे टकराना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान मास बहुत ज्यादा है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणा मतलब संवेग वो काफी ज्यादा होगा, भले ही वेग कम हो। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार गोली बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही उसका मास कम हो। क्यों? क्योंकि उसका वेग बहुत ज्यादा है। तो संवेग हमें किसी चलती हुई चीज के प्रभाव का सही अंदाजा देता है, और यहीं से न्यूटन का दूसरा नियम आता है। हाँ, दूसरा नियम F = ma वाला। हाँ, पर उसकी शुरुआत थोड़ी अलग तरह से होती है। दूसरा नियम असल में बल और संवेग में रिश्ता बताता है। ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में बदलाव की जो दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो उस पर लगाए गए बाहरी असंतुलित बल के सीधे अनुपात में होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और ये बदलाव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगा है। संवेग में परिवर्तन की दर सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इसे आसान करते हैं। इसी नियम से वो मशहूर समीकरण निकलता है, F = ma, यानी बल बराबर है वस्तु के द्रव्यमान गुणा उसके त्वरण के, एक्सेलरेशन के। त्वरण यानी वेग में बदलाव की दर। ये समीकरण बताता है कि किसी चीज में कितना त्वरण पैदा करने के लिए कितना बल चाहिए। F = ma, हाँ, ये तो बहुत जाना पहचाना है। और इसी से बल का SI मात्रक न्यूटन N आता है, kg/m²। सही। और इस नियम का हमारी जिंदगी में बहुत इस्तेमाल है। सोचिए, क्रिकेट मैच में जब फील्डर कोई बहुत तेज कैच पकड़ता है, तो वो अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? हाँ, ये हमेशा दिखा है। क्यों करते हैं ऐसा? चोट कम लगती है क्या? हाँ, देखिए, गेंद का संवेग ज्यादा है, उसे शून्य पर लाना है, रोकना है। हाथ पीछे खींचकर फील्डर क्या करता है? वो गेंद को रोकने में लगने वाला समय, टाइम, डेल्टा टी बढ़ा देता है। अब याद कीजिए, बल क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, F = डेल्टा पी डेल्टा टी। अगर आप नीचे वाला टाइम डेल्टा टी बढ़ा देंगे, तो उसी संवेग परिवर्तन डेल्टा पी के लिए लगने वाला औसत बल F कम हो जाएगा। अरे वाह, मतलब हाथ पे झटका कम लगेगा, समय बढ़ाया तो बल घट गया। कमाल है। और वो बंद पड़ी कार को धक्का लगाने वाला उदाहरण, एक बड़ा धक्का मारने के बजाय लगातार धक्का देना ज्यादा असरदार क्यों होता है? वही सिद्धांत। दूसरा नियम ये भी बताता है कि बल गुणा समय, जिसे आवेग या इम्पल्स कहते हैं, वो संवेग में बदलाव के बराबर होता है, Ft = डेल्टा पी। जब आप लगातार धक्का देते हैं, तो आप ज्यादा समय t तक बल F लगाते हैं। इससे संवेग में कुल बदलाव ज्यादा आता है, Ft बड़ा होता है और कार धीरे धीरे गति पकड़ लेती है। एक छोटा जोर का धक्का शायद उतना संवेग परिवर्तन ना दे पाए। अच्छा, और अगर किसी सवाल में जैसे ब्रेक लगाने पर बल नेगेटिव आता है, जैसे -7500 न्यूटन, उसका क्या मतलब? नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ दिशा है, डायरेक्शन। इसका मतलब है कि बल गति की दिशा के उल्टा लग रहा है, विपरीत। ब्रेक का काम यही तो है, गाड़ी को धीमा करना, गति के विरुद्ध बल लगाना। तो नेगेटिव साइन आना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल साफ हो गया। अब आते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम पर। ये तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन। हाँ, ये नियम बताता है कि बल कभी अकेले नहीं आते, हमेशा जोड़ों में आते हैं, पेयर्स में। जब भी कोई एक चीज A किसी दूसरी चीज B पर बल लगाती है, इसे क्रिया या एक्शन कह लें, तो दूसरी चीज B भी उसी वक्त तुरंत पहली चीज A पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे प्रतिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे वो फुटबॉल वाला, जब खिलाड़ी गेंद को किक मारता है। हाँ बिल्कुल, जब खिलाड़ी का पैर गेंद पर आगे की ओर बल लगाता है, ये हुई क्रिया, तो उसी वक्त गेंद भी खिलाड़ी के पैर पर पीछे की ओर उतना ही बल लगाती है, ये हुई प्रतिक्रिया। खिलाड़ी को पैर पर वो झटका महसूस होता है ना, वो प्रतिक्रिया है। हाँ, और वो बंदूक चलाने पर बंदूक पीछे हटती है, रिकॉइल। बिल्कुल वही बात। बंदूक गोली पर आगे की तरफ जबरदस्त बल लगाती है, क्रिया। तीसरे नियम के मुताबिक
गोली भी बंदूक पर पीछे की तरफ उतना ही बल लगाती है, प्रतिक्रिया। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक पीछे हटती है, रिकॉइल होता है। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात है शायद। हाँ, एक बहुत जरूरी बात। ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, ये हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अलग अलग वस्तुओं पर? जैसे फुटबॉल वाले केस में एक बल गेंद पर, दूसरा पैर पर। बंदूक वाले में एक गोली पर, दूसरा बंदूक पर। अच्छा, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, रद्द नहीं करते। एकदम सही, क्योंकि ये अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं तो उनका असर भी अलग अलग वस्तुओं पर दिखेगा। वे एक दूसरे को काट नहीं सकते। और एक बात और, भले ही क्रिया और प्रतिक्रिया बल मात्रा में, मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन उनका असर यानी त्वरण, एक्सेलरेशन बराबर हो, या जरूरी नहीं। ऐसा क्यों? बल बराबर तो असर बराबर क्यों नहीं? क्योंकि असर यानी त्वरण ए सिर्फ बल F पर नहीं, वस्तु के द्रव्यमान m पर भी निर्भर करता है। याद है F = ma, तो A = Fm। हाँ। बंदूक और गोली का उदाहरण लें। दोनों पर बल तो बराबर लगा, विपरीत दिशा में, लेकिन गोली का द्रव्यमान बहुत कम है, तो उतने ही बल से उसमें बहुत ज्यादा त्वरण पैदा होता है। A = Fm, m छोटा तो A बड़ा, बहुत वह सा। तेजी से आगे निकल जाती है। बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो उतने ही बल F से उसमें कम त्वरण A पैदा होता है। m बड़ा तो A छोटा, वो धीरे से पीछे हटती है। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब तीनों नियम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। तो हमने शुरू में बात की थी संतुलित बलों की। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। पहले नियम में देखा कि तब वस्तु या तो रुकी रहेगी या एक समान वेग से चलती रहेगी। हाँ, और मान लीजिए कोई चीज पहले से ही एक खास वेग से चल रही है, एक समान वेग से, और अचानक उस पर लगने वाला नेट बाहरी बल 0 हो जाए, तो क्या होगा? तो वो उसी वेग से उसी सीधी रेखा में चलती रहेगी। हाँ। है ना? उसे ना कोई तेज करने वाला है, ना धीमा करने वाला, ना मोड़ने वाला। ये फिर से हमें न्यूटन के पहले नियम और जड़त्व की याद दिलाता है। हाँ, सब कुछ वाकई जुड़ा है। बिल्कुल। ये तीनों नियम मिलकर ही क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरसम्मत यांत्रिकी की बुनियाद बनाते हैं, और ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाली लगभग हर गति को समझने में मदद करते हैं। ग्रह कैसे घूमते हैं, गेंद कैसे उड़ती है, गाड़ियां कैसे चलती और रुकती हैं, सब कुछ। तो आज हमने गति और बल की दुनिया का एक वाकई अद्भुत सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे अरस्तु की आराम वाली सोच से कहानी शुरू हुई और फिर गैलीलियो और न्यूटन ने कैसे क्रांतिकारी विचारों से इसे बदला। हमने समझा कि बल क्या है, जड़त्व कैसे काम करता है, संवेग क्यों महत्वपूर्ण है, और न्यूटन के तीनों नियम, पहला जड़त्व, दूसरा F = ma और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, कैसे मिलकर हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाते हैं। बस के झटके से लेकर कालीन की धूल, क्रिकेट का कैच, बंदूक का रिकॉइल, हर जगह यही नियम काम कर रहे हैं। हाँ, और इन नियमों को जानना सिर्फ मतलब किताबों के लिए नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को, अपने रोज के अनुभवों को एक ज्यादा गहरे और वैज्ञानिक नजरिए से देखने में मदद करता है। अगली बार जब आप किसी चीज को हिलते हुए देखें या किसी चीज पर बल लगाएं, तो शायद आप एक पल रुक कर सोचें कि पर्दे के पीछे भौतिकी के कौन से नियम अपना जादू दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन, बराबर और उल्टे। तो फिर कोई चीज आगे बढ़ती कैसे है? अगर रॉकेट नीचे गैस फेंकता है, क्रिया, और गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है, प्रतिक्रिया, और ये दोनों बल बराबर हैं, तो रॉकेट ऊपर जाता ही क्यों है? नेट बल तो 0 हो जाना चाहिए ना। हम जमीन पर चलते कैसे हैं? हम जमीन को पीछे धकेलते हैं, क्रिया, जमीन हमें आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया। अगर बल बराबर हैं तो हम आगे कैसे बढ़ पाते हैं? सोचिए, इन सिस्टम्स में ऐसा क्या होता है कि बराबर और विपरीत बल होते हुए भी नेट गति संभव हो पाती है? इस पर विचार कीजिएगा।